समुद्र की लहरों के बीच बसा पालनपुर गांव मानो प्रकृति का एक अनमोल उपहार था। नीले पानी की चादर से घिरा ये छोटा सा गांव अपनी सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सुबह से शाम तक समुद्र की गोद में मछलियां पकड़कर अपना जीवन यापन करते थे। हर घर से मछली की सुगंध और समुद्री हवा की मिठास आती रहती थी। इसी गांव के एक कोने में नारियल के पेड़ों की छाया में गायत्री का छोटा सा घर था। गायत्री एक मेहनती और समझदार महिला थी, लेकिन उसकी एक ही चिंता थी, उसकी इकलौती बेटी मोहिनी। मोहिनी 18 साल की एक सुंदर लड़की थी। उसके काले घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और मासूम चेहरा देखने वालों का मन मोह लेता था। लेकिन सुंदरता के साथ साथ वह कुछ ज्यादा ही सीधी और भोली थी। गांव के लोग उसे प्यार से बेअक्ल मोहिनी कहते थे, जिससे गायत्री का दिल दुखता था। सुबह का समय था। समुद्र की लहरें किनारे से टकराकर मधुर संगीत बना रही थीं। सूरज की सुनहरी किरणें पानी पर नाच रही थीं। गायत्री अपने काम की तैयारी में व्यस्त थी जब उसकी नजर अभी भी सोती हुई मोहिनी पर पड़ी। अरे ओ सुंदरी, कब तक सोती रहेगी? देख, सूरज दादा तो कब का आसमान में चढ़ गए हैं। गायत्री ने प्रेम और झुंझलाहट भरी आवाज में पुकारा। मोहिनी ने करवट बदली और आलस भरी आवाज में बोली, अरे माँ, अभी तो बस थोड़ी सी नींद आई है। प्लीज 5 मिनट और। 5 मिनट? तेरे 5 मिनट तो घंटों के बराबर होते हैं, गायत्री ने हंसते हुए कहा। फिर थोड़ा गंभीर होकर बोली, सुन मोहिनी, आज मुझे खेतों में जाना है। वहां गेहूं की फसल काटनी है। तू शाम होने से पहले समुद्र से कुछ मछलियां पकड़ लाना। आज मौसम कुछ अजीब लग रहा है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। मोहिनी ने आंखें खोली और खिन्न स्वर में कहा, अरे माँ, रोज रोज यही तो। खाना मैं बनाऊं, घर के सारे काम मैं करूं, और अब मछलियां भी मैं ही पकड़ूं। थोड़ा तो तरस खाओ मुझ पर। इतना काम करते करते तो मैं मर जाऊंगी। गायत्री ने एक गहरी सांस ली। उसे अपनी बेटी से बेहद प्यार था, लेकिन उसकी आलस्य भरी आदतें उसे परेशान करती थीं। देख मोहिनी, गायत्री ने धैर्य से समझाया, जीवन में मेहनत करना जरूरी है। हम गरीब लोग हैं बेटा, अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? और फिर तू चाहती है कि गांव के लोग तुझे हमेशा बेअक्ल मोहिनी कहते रहें? माँ, मैं बेअक्ल नहीं हूँ, मोहिनी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बस थोड़ी सी अलग हूँ, और लोग समझते नहीं। गायत्री ने प्यार से उसके बाल सहलाए। तो फिर साबित कर दे बेटा। आज शाम तक अच्छी खासी मछलियां पकड़ कर ला। और हाँ, जल्दी वापस आ जाना। मुझे नहीं लगता आज का मौसम अच्छा है। इतना कहकर गायत्री अपना झोला लेकर खेतों की ओर चल दी। मोहिनी ने उसे जाते देखा और फिर से खटिया पर लेट गई। अभी तो बहुत समय है शाम में, मोहिनी ने मन में सोचा और आंखें बंद कर ली। दोपहर का समय बीत गया था। सूरज पश्चिम की ओर ढलने लगा था और आसमान में काले बादल और भी घने हो गए थे। तेज हवा चलने लगी थी जो पेड़ों की डालियों को हिला रही थी। मोहिनी की नींद तब टूटी जब उसके घर के बाहर कुछ आवाजें आईं। उसने आंखें खोली तो देखा कि शाम हो चुकी थी। अरे बाप रे, इतनी जल्दी शाम हो गई। मोहिनी घबराते हुए उठी। तभी उसे अपने मन में एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, मोहिनी बेटा, अगर अपनी भलाई चाहती है तो जल्दी भाग। माँ के आने से पहले मछलियां पकड़कर आ जा, नहीं तो आज बहुत बुरा होगा। मोहिनी ने चारों ओर देखा लेकिन कोई नहीं था। वह समझ गई कि यह उसके मन की आवाज थी। हे भगवान, माँ आएगी तो मेरी खैर नहीं। वह तुरंत उठी और मछली पकड़ने का जाल लेकर समुद्र की ओर भागी। रास्ते में उसने देखा कि आसमान में काले बादल और भी तेजी से घिर रहे थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। अरे बादल भैया, मोहिनी ने आसमान की ओर देखकर कहा, थोड़ा सब्र कर ले। बस मुझे थोड़ी सी मछलियां पकड़ने दे, उसके बाद तू जितना चाहे बरस जाना। लेकिन प्रकृति को कहाँ उसकी बात सुनानी थी। बादल और भी काले हो गए और बिजली चमकने लगी। समुद्र के किनारे पहुंचकर मोहिनी ने जल्दी जल्दी अपना जाल फेंका। हवा तेज हो रही थी और लहरें भी ऊंची हो रही थीं। इधर गायत्री खेत से वापस आए और घर में मोहिनी को न देखकर परेशान हो गई। मोहिनी, ओ मोहिनी, वह पूरे घर में चिल्लाने लगी। पड़ोस से कमला चाची आई। क्या हुआ गायत्री, क्यों चिल्ला रही है? मोहिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही, गायत्री ने चिंता से कहा। अरे मोहिनी दीदी तो समुद्र में मछलियां पकड़ने गई है, पड़ोस के एक बच्चे ने बताया। गायत्री का चेहरा पीला पड़ गया। उसने आसमान की ओर देखा तो काले बादल नजर आए। हे भगवान, ये लड़की आखिर मेरी बात क्यों नहीं सुनती? गायत्री ने चिंता से कहा। ऐसे घने काले बादल तो तब आते हैं जब वो आता है। कौन आता है गायत्री? कमला चाची ने पूछा। गायत्री कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रही थी।
से मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अचानक मौसम शांत हो गया, बादल हट गए और हवा रुक गई। वाह, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, मोहिनी ने खुश होकर कहा। इस शांत मौसम में उसे कुछ मछलियां मिल गईं। वह खुशी से उन्हें टोकरी में रखकर घर की ओर चलने लगी। रास्ते में उसकी सहेलियां कविता और सविता मिलीं। दोनों की आंखों में कुछ शरारत चमक रही थी। अरे अरे मोहिनी, कविता ने आवाज लगाई, यह मरी हुई मछलियां कहाँ लेकर जा रही है? मोहिनी रुक गई और झुंझलाकर बोली, अरे हट कविता, आज मेरा तुमसे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मुझे पहले ही बहुत देर हो गई है। अगर सही समय पर घर नहीं पहुंची तो माँ मेरी हड्डी पसली एक कर देगी। सविता ने हंसते हुए कहा, देख मोहिनी, अगर तू घर पहुंच भी गई तो भी आज तेरी हड्डियां टूटने से कोई नहीं बचा सकता। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? मोहिनी ने घबराकर पूछा। अरे मेरी भोली सहेली, कविता ने नकली चिंता दिखाते हुए कहा, भला कोई मरी हुई मछली खाता है क्या? देख जरा, तेरे पास तो एक भी जिंदा मछली नहीं है। मोहिनी ने अपनी टोकरी में देखा। सच में सारी मछलियां मर चुकी थीं। हाँ हाँ सविता, तुमने बहुत सही कहा, कविता ने समर्थन किया। अगर मोहिनी इन मरी हुई मछलियों को माँ के पास ले गई तो वो तो इन्हें कुत्तों को खिला देगी। और फिर तेरी ऐसी पिटाई होगी कि सारा गांव देखेगा, सविता ने हंसकर जोड़ा। मोहिनी का चेहरा उतर गया। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन सविता, अब तो मेरे पास दोबारा मछलियां पकड़ने का समय ही नहीं है, अब तो मैं बुरी तरह फंस गई। सविता और कविता ने एक दूसरे को आंख मारी। अरे अरे, सविता ने मक्कारी से कहा, जब तेरी सहेलियां तेरे पास हैं तो तू इतना क्यों परेशान होती है? देख, एक काम कर, ये सारी मरी हुई मछलियां हमें दे दे और इसके बदले हम तुझे एक बिल्कुल ताजी जिंदा मछली देते हैं। मोहिनी की आंखें चमक गईं। सच में, तुम ऐसा करोगी? हाँ हाँ, कविता ने झूठा भरोसा दिलाया, हम तो तेरी सच्ची सहेलियां हैं ना। मोहिनी बिना कुछ सोचे अपनी सारी मछलियां उन्हें दे दी। बदले में उन्होंने उसे एक छोटी सी मछली दी जो पानी के बाहर तड़प रही थी। थैंक यू सो मच, मोहिनी ने खुशी से कहा और घर की ओर चल दी। सविता और कविता ने उसके जाने के बाद जोर से हंसते हुए कहा, कितनी बेवकूफ है। पानी के बाहर कोई मछली जिंदा कैसे रह सकती है? ये सारी घटना पास के एक बड़े पेड़ के पीछे छुपकर एक रहस्यमय युवक देख रहा था। उसकी आंखें तेज थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। इससे बड़ी भोली लड़की तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखी, उसने मन में सोचा। भला पानी के बाहर कौन सी मछली जिंदा रहती है? खैर, मुझे तो ऐसे ही इंसान की तलाश थी। इसे मैं आसानी से अपने जाल में फंसा सकता हूँ। ये युवक कोई और नहीं, चंद्रेश था, एक इच्छाधारी नाग जो मानव रूप में यहाँ आया था। उसका एक गुप्त मिशन था और मोहिनी उसके लिए एक आदर्श साधन लग रही थी। चंद्रेश धीरे धीरे मोहिनी का पीछा करने लगा। मोहिनी घर पहुंची और खुशी से चिल्लाई, माँ, ओ माँ, देखो मैं मछली लेकर आ गई। गायत्री ने दरवाजा खोला और देखा कि उसकी बेटी के हाथ में सिर्फ एक छोटी सी मछली थी जो अब मर चुकी थी। यह क्या? गायत्री ने निराशा से पूछा। बस एक मछली, और वो भी मरी हुई। अरे माँ, मोहिनी ने बड़े गर्व से कहा, क्या बताऊं, रास्ते में सारी मछलियां मर गई थीं। तो मेरी प्यारी सहेलियों ने उन मरी हुई मछलियों के बदले मुझे ये जिंदा मछली दी। देखो माँ, कितना अक्लमंदी का काम किया मैंने, और तुम मुझे बेअक्ल कहती रहती हो। गायत्री ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी इतनी भोली कैसे हो सकती है। मोहिनी, गायत्री का गुस्सा फूट पड़ा, आज तो तूने हद ही कर दी। इतनी बेवकूफ तू कैसे हो सकती है? तेरी सहेलियों ने तुझे बेवकूफ बनाया है। अब तक कोई मरी हुई मछली को जिंदा कहकर किसी को दिया है? मोहिनी का चेहरा उतर गया। उसे अब समझ आया कि वो ठगी गई थी। आज तो तुझे मैं बिल्कुल खाना नहीं दूंगी, गायत्री ने सख्त आवाज में कहा। निकल जा मेरे घर से, तभी तुझे अक्ल आएगी। इतना कहकर गायत्री ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। मोहिनी दुखी होकर वहीं बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कोई बात नहीं, वो मन में सोचने लगी, माँ का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मैं समुद्र के किनारे जाकर थोड़ी देर बैठती हूँ। वह उदास मन से समुद्र की ओर चल दी। चंद्रेश, जो दूर से ये सब देख रहा था, मुस्कुराया। यही सही मौका है इस लड़की की भोलाई का फायदा उठाने का। समुद्र के किनारे एक बड़ी चट्टान पर मोहिनी उदास बैठी हुई थी। चांद की रोशनी में उसका चेहरा और भी सुंदर लग रहा था। वह अपने भाग्य को कोस रही थी। तभी चंद्रेश वहां आया। नमस्ते, उसने मधुर आवाज में कहा। मोहिनी ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक सुंदर युवक खड़ा था। उसकी आंखें चमकदार थीं और चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी। नमस्ते, मोहिनी ने झिझकते हुए कहा।
आप कौन हैं? मैंने आपको इस गांव में पहले नहीं देखा। मेरा नाम चंद्रेश है, उसने कहा। और आप कितनी होशियार लड़की लग रही हैं। मोहिनी की आंखें चमक गईं। सच में, आप मुझे होशियार लग रही हूं। बिल्कुल, चंद्रेश ने कहा। आपकी आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक है। मोहिनी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। पहली बार किसी ने उसे होशियार कहा था। आप झूठ तो नहीं कह रहे? मोहिनी ने शक भरी नजरों से पूछा। मुझे तो सब लोग बेअक्ल कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो लोग आपकी असली काबिलियत नहीं पहचानते, चंद्रेश ने भावुक आवाज में कहा। लेकिन मैं पहली नजर में ही समझ गया कि आप कितनी खास हैं। मोहिनी का दिल खुशी से भर गया। आज पहली बार किसी ने उसकी तारीफ की थी। लगता है आप इस गांव में नए हैं, मोहिनी ने कहा। जी हाँ, चंद्रेश ने एक गहरी सांस ली। मेरी एक दुखद कहानी है। मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं तब से एक आश्रय की तलाश में भटक रहा हूँ। अगर आप मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दे तो आपका बहुत एहसान होगा। मोहिनी का दिल पिघल गया। अरे, लेकिन मेरे घर में तो मुझे भी आज रहने नहीं दिया गया। मैं खुद आज रात के लिए आसरा ढूंढ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? चंद्रेश ने सहानुभूति दिखाई। फिर मोहिनी ने उसे सारी बात बताई, कैसे उसकी सहेलियों ने उसे बेवकूफ बनाया, कैसे माँ ने उसे घर से निकाल दिया। चंद्रेश ध्यान से सुनता रहा। उसे तो पहले से ही सब मालूम था, लेकिन वो बेचारगी दिखाता रहा। आप बहुत दुख झेल रही हैं, चंद्रेश ने कहा। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वह पास के एक पेड़ के पीछे गया और एक टोकरी लेकर आया जिसमें ताज़ी मछलियां भरी हुई थीं। ये कैसे? मोहिनी की आंखें फैल गईं। मैं एक अच्छा मछुआरा हूँ, चंद्रेश ने झूठ बोला। आज सुबह ही ये पकड़ी थी। आप ये अपनी माँ को दे दीजिए, वो खुश हो जाएंगी। मोहिनी खुशी से उछल पड़ी। अरे वाह चंद्रेश, तुम तो कमाल के इंसान हो। तुमने तो मेरी सारी समस्या ही दूर कर दी। तो अब आप मुझे अपने घर में रहने की जगह दे देंगी? चंद्रेश ने आशा भरी आवाज में पूछा। मोहिनी थोड़ी देर सोचती रही। फिर बोली, देखो, तुमने मेरी मदद की है तो मैं तुम्हें घर में रहने दूंगी। पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? चंद्रेश ने पूछा। तुम्हें मेरी ऐसी ही मदद करते रहना होगी, मोहिनी ने कहा। मैं चाहती हूँ कि माँ को लगे कि मैं सचमुच में अक्लमंद हो गई हूँ। क्या तुम ये कर सकते हो? उद्धरण चिन्ह। द्रेश के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान आई। बिल्कुल, ये तो बहुत आसान है, तो चलो घर चलते हैं, मोहिनी ने खुशी से कहा। दोनों घर की ओर चले। मोहिनी बहुत खुश थी। आज उसे एक अच्छा दोस्त मिला था जो उसे होशियार समझता था। घर पहुंचकर मोहिनी ने दरवाजा खटखटाया। माँ, ओ माँ, दरवाजा खोलो। गायत्री ने दरवाजा खोला। उसका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। अब क्या चाहिए? गायत्री ने कड़ाई से पूछा। माँ, देखो, मैं ढेर सारी ताज़ी मछलियां लेकर आई हूँ। मोहिनी ने गर्व से टोकरी दिखाई। गायत्री हैरान रह गई। ये कहाँ से आई? माँ, ये चंद्रेश है, मोहिनी ने चंद्रेश को आगे किया। इसने मेरी मदद की है। चंद्रेश ने हाथ जोड़कर कहा। नमस्ते माँ जी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया है। कृपया करके कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर में रहने दें। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। गायत्री ने चंद्रेश को ध्यान से देखा। वह सभ्य और शिष्ट लग रहा था। तुमने मेरी मोहिनी की मदद क्यों की? गायत्री ने पूछा। माँ जी, आपकी बेटी बहुत भली है, चंद्रेश ने कहा। उसने मुझे बताया कि वो परेशानी में है, तो मैंने सोचा एक अच्छा काम कर दूं। गायत्री का दिल पिघल गया। ठीक है बेटा, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन कोई गलत काम नहीं करना। जी बिल्कुल माँ जी, चंद्रेश ने विनम्रता से कहा। उस रात खाना खाते समय गायत्री बहुत खुश थी। मछलियाँ बहुत स्वादिष्ट थीं। मोहिनी, गायत्री ने प्यार से कहा, आज तूने अच्छा काम किया। और चंद्रेश, तुम बहुत अच्छे लड़के लगते हो। चंद्रेश मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। कुछ महीने बीत गए। चंद्रेश ने अपने को पूरी तरह परिवार में शामिल कर लिया था। वह मछली पकड़ने में गायत्री की मदद करता, घर के काम में हाथ बटाता और हमेशा मोहिनी की मुश्किलों का समाधान निकालता। गायत्री को चंद्रेश बहुत पसंद आ गया था। वह मेहनती था, सभ्य था और सबसे बड़ी बात यह कि उसकी वजह से मोहिनी भी कुछ समझदार हो रही थी। एक दिन सुबह सेठ रामप्रसाद के यहाँ काम करने वाली कमला मोहिनी के घर आए। अरे मोहिनी बेटा, कमला ने उत्साह से कहा, तुझे बड़ी खुशी की खबर देने आई हूँ। क्या खबर है कमला चाची? मोहिनी ने उत्सुकता से पूछा। सेठ जी ने तुझे कल अपनी हवेली में बुलाया है, कमला ने कहा। कोई खास काम है? हवेली का नाम सुनते ही चंद्रेश का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी दिखाई दी।
कमला के जाने के बाद चंद्रेश बेचैन हो गया। वह बार बार बाहर की ओर देख रहा था। रात में जब सभी सो गए, चंद्रेश गायत्री के पास गया। माँ जी, चंद्रेश ने चिंता भरी आवाज में कहा, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? हाँ बेटा, बोलो, गायत्री ने कहा। माँ जी, आपको तो मालूम है हमारी मोहिनी कितनी भोली है, चंद्रेश ने कहा। और सेठ रामप्रसाद बहुत चतुर और चालाक आदमी है। मुझे डर है कहीं वो मोहिनी को कोई नुकसान न पहुंचाए। गायत्री चिंता में पड़ गई। तुम सही कह रहे हो चंद्रेश। मोहिनी बहुत आसानी से किसी के भी जाल में फंस जाती है। अगर आप कहें तो मैं मोहिनी के साथ हवेली चला जाऊं, चंद्रेश ने सुझाव दिया, ताकि उसकी सुरक्षा हो सके। गायत्री को यह सुझाव अच्छा लगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कल तुम मोहिनी के साथ जाना। चंद्रेश मन में मुस्कुराया। उसकी योजना का अगली सुबह मोहिनी और चंद्रेश सेठ की हवेली के लिए निकले। मोहिनी बहुत उत्साहित थी, लेकिन चंद्रेश का चेहरा गंभीर था। जैसे जैसे वे हवेली के पास जा रहे थे, चंद्रेश की बेचैनी बढ़ रही थी। उसकी सांस तेज हो रही थी और आंखों में एक अजीब सी चमक आ रही थी। चंद्रेश, मोहिनी ने चिंता से पूछा, अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थे। अचानक तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया है। चंद्रेश ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं। हवेली पहुंचकर मोहिनी अंदर चली गई और चंद्रेश बाहर रुक गया। वह हवेली को बहुत ध्यान से देखने लगा, मानो कुछ खास ढूंढ रहा हो। हवेली के अंदर सेठ रामप्रसाद अपने बैठक में मोहिनी का इंतजार कर रहे थे। वे एक मोटे, धनी व्यक्ति थे जिनकी आंखों में चालाकी और लालच था। आओ आओ मोहिनी बेटा, सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठो बैठो। मोहिनी डरते डरते एक कोने में बैठ गई। सुनो मोहिनी, सेठ ने कहा, मेरा बेटा राजेश विलायत से पढ़कर आया है। कल उसका 25वां जन्मदिन है। इस खुशी में मैंने पूरे गांव को दावत दी है। मोहिनी ने सिर हिलाया। तुम मुझे कल तक 80 किलो ताजी मछली ला देना, सेठ ने आदेश दिया। तभी दरवाजा खुला और एक सुंदर युवक अंदर आया। ये राजेश था, सेठ का बेटा। वह लंबा, गोरा और बहुत आकर्षक था। मोहिनी की नजर जैसे ही राजेश पर पड़ी, वो मंत्रमुग्ध हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पिताजी, राजेश ने आधुनिक तरीके से कहा, लेकिन इतनी सारी मछली कौन खाएगा? विदेश में रहकर मैंने सीखा है कि जीव हत्या करना पाप है। हाँ हाँ सेठ जी, मोहिनी ने तुरंत समर्थन किया, राजेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो कभी कोई गलत बात कह ही नहीं सकते। राजेश ने मोहिनी की ओर देखा और एक अकड़ भरी मुस्कान दी। मोहिनी का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। इधर चंद्रेश हवेली के चारों ओर घूमते घूमते अंतिम छोर पर पहुंच गया। यहाँ एक सुंदर बगीचा था जिसमें तरह तरह के फूल खिले हुए थे। अचानक उसकी नजर एक विशेष पेड़ पर पड़ी। ये पेड़ अलग था, इसकी पत्तियां चांदी की तरह चमक रही थी और इस पर अजीब से फूल लगे हुए थे जो हीरे की तरह जगमगा रहे थे। चंद्रेश की आंखें चमक उठी। यही है, मेरी तलाश पूरी हुई। वह उत्साह से उस पेड़ की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, अचानक एक तेज बिजली जैसी चमक हुई और चंद्रेश अपने असली रूप में आकर हवा में उड़ गया। धड़ाम, वो मीलों दूर एक पेड़ के नीचे गिरा। चंद्रेश अब अपने असली रूप में था, एक विशाल काला नाग। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। अरे, कहीं किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया? चंद्रेश घबराकर चारों ओर देखने लगा। उसने जल्दी से अपने आप को पेड़ों के पीछे छुपा लिया। जिस चीज की तलाश मैं इतने सालों से कर रहा हूं, वो मेरे सामने है, चंद्रेश ने मन में सोचा। लेकिन इस शापित सुरक्षा की वजह से मैं उसे छू भी नहीं सकता। चंद्रेश की आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं इस नायाब रत्न जड़ित पेड़ के फूलों को सही समय पर नागलोक नहीं ले गया, तो मेरी माँ हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी। चंद्रेश की कहानी बहुत दुखदायी थी। वो एक इच्छाधारी नाग था जिसकी माँ को एक शापित नींद में डाल दिया गया था। केवल इन जादुई फूलों का रस ही उसकी माँ को इस शाप से मुक्त कर सकता था। इतना ही नहीं, इस सब के पीछे सेठ रामप्रसाद का हाथ था। सेठ ने चंद्रेश के पिता को धोखे से मार दिया था और उसकी माँ को शाप दिया था। इतना, सेठ रामप्रसाद, चंद्रेश ने दांत पीसते हुए कहा, तूने मेरे पर